और अब छांगुर बाबा की बात कर ली जाए। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की फंडिंग में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों की पूछताछ में सबसे बड़ा खुलासा हिंदू धार्मिक इलाकों में फंडिंग का टारगेट था। अवैध धर्मांतरण के लिए सबसे ऊपर धार्मिक इलाके जिनमें कि अयोध्या, काशी, मथुरा को खासतौर पर निशाना बनाया गया था, जहां पर सिंडिकेट ने टारगेट पर इसे रखा था। प्रेम जाल और लालच से अवैध धर्मांतरण का प्लान बनाया गया था छांगुर बाबा की तरफ से। तो आप समझिए कि किस तरह से धर्मांतरण का धंधा चल रहा था, किस तरह से खास तौर पर उन शहरों को निशाना बनाया गया जो धार्मिक स्थल हिंदुओं के लिए हैं। उनमें खास तौर पर अयोध्या की बात की जाए, वाराणसी की बात की जाए, काशी की बात की जाए, मथुरा की बात की जाए, यहाँ पर सिंडिकेट बनाकर टारगेट किया जाता था लोगों को और प्रेम जाल और लालच से अवैध धर्मांतरण का प्लान तैयार किया जाता था। तो इस तरह से पूरा गेम था जो छांगुर बाबा रच रहा था। और इसी पर बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, देखिए, जब से एटीएस ने छांगुर बाबा को अपने हिरासत में लिया है तब से कुछ ना कुछ खुलासे हो रहे हैं। किस तरह से उसका फंडिंग था, नेपाल के रास्ते वो भारत में फंडिंग किया करता था, विदेशी फंडिंग। अब तो ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि खास तौर पर धार्मिक स्थल जो कि हिंदू आस्था का प्रतीक है, वहां पर धर्मांतरण किस तरह से कर रहा था। क्या खुलासे अब निकलकर इस पूरे मामले में सामने आया है? देखिए, एसटीएफ ने जो शुरुआती जांच की थी उससे भी इस बात के इशारे मिल रहे थे कि एक सोची समझी साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत डेमोग्राफी बिगाड़ने के लिए, डेमोग्राफी बदलने के लिए अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाया जा रहा था। खासतौर से जो गरीब लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, उनको कहीं प्रेम जाल में फंसाया जा रहा था, पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा था, उसके जरिए अवैध रूप से धर्मांतरण कराया जा रहा था। एक पैटर्न ये भी एजेंसीज को देखने में मिला है कि जो धार्मिक शहर हैं, जो हिंदू लोगों के लिए, सनातनी लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, बड़े धर्म का केंद्र है, पौराणिक नगरी है, जैसे अयोध्या, काशी, मथुरा, ऐसे शहरों को टारगेट पर सबसे ऊपर रखा था। इन शहरों में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अन्य जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको स्पेशली टारगेट किया गया था। इनके जितने भी एजेंट्स थे उनको ये हिदायत दी गई थी, उनसे ये कहा गया था कि इन शहरों में सबसे पहले धर्मांतरण कराना है, सबसे ज्यादा धर्मांतरण कराना है। जो जातियों के हिसाब से रेट फिक्स किया गया था, शहरों के हिसाब से भी रेट फिक्स था कि ये जो हिंदुओं के लिए बड़ी धार्मिक नगरी है, जहां पर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इन शहरों में हमें तेजी से अवैध धर्मांतरण कराना है, कितना भी पैसा खर्च हो जाए, लेकिन यहाँ की डेमोग्राफी हमें जरूर बदलनी है। ये पैटर्न अभी एजेंसीज को समझ में आया है। अब इन शहरों में इनके लोकल एजेंट्स कौन थे, इनके बारे में जानकारी ली जा रही है। चूंकि काफी बुजुर्ग है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, लिहाजा एजेंसीज उससे पूछताछ में भी काफी सतर्कता बरत रही हैं और उनका मेडिकल भी कराया गया है। और ये भी एजेंसीज से कहा गया है कि सारी उसकी जो मेडिकल कंडीशंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही आगे की पूछताछ जारी रहनी चाहिए। लेकिन शुरुआती जो इशारे हैं वो अवैध धर्मांतरण के एक पैटर्न को दिखा रहे हैं, जिसमें हिंदू धार्मिक जो शहर हैं उनका नाम सबसे ऊपर है। ठीक है ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अंगूठी की नग बेचने वाला जलालुद्दीन कैसे बन गया 100 करोड़ का मालिक? प्रधानी का चुनाव, मुंबई की दरगाह, रोहरा दंपत्ति का धर्म परिवर्तन और फिर बदल गई छांगुर की जिंदगी। अवैध धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन बेहद शातिर है। धर्मांतरण के लिए रेप, धमकी और मदद के नाम पर धोखा उसकी फितरत में था। बलरामपुर की कोठी में अस्तबल और विदेशी कुत्तों के अलावा खुद का पावर हाउस बताता है कि वो लग्जरी लाइफ जी रहा था। अपराध से लेकर इंटरनेशनल कनेक्शन तक उसकी कहानी आपको दिखाते हैं। अवैध धर्मांतरण के साम्राज्य की पूरी कहानी, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का रहस्य लूट, भोला चेहरा, साजिश और धर्मांतरण का पूरा सच। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कई कहानियां सुर्खियों में। बेहद शातिर, चालबाज और धोखा देकर धर्मांतरण का मास्टरमाइंड है। औरैया जिले की रहने वाली एक युवती को हिंदू युवक रुद्र बनकर मुस्लिम मिराज ने फंसाया था। पिता की शराब छुड़वाने के लिए ये लड़की मिराज के जरिए छांगुर बाबा के संपर्क में आई थी। पिता की शराब छुड़वाने के नाम पर युवती को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया। उसका शारीरिक शोषण किया गया और अश्लील वीडियो भी बनाया। आरोप है कि इसके बाद में वीडियो कॉल के जरिए छांगुर ने लड़की को इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दिया।
जलालुद्दीन शाह उर्फ छांगुर बाबा की कहानी पूरी तरह से फिल्मी। गांव रेहरा माफी से उतरौला आकर साइकिल से अंगूठी और नग बेचने वाला छांगुर बाबा 4 से 5 साल में ही करोड़ों का मालिक बन गया। पहले फेरी लगाकर नग बेचता था, फिर नग बेचने मुंबई जाने लगा। वहां से लौटा तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुंबई की एक मशहूर दरगाह पर नीतू और नवीन से जलालुद्दीन और छांगुर बाबा की मुलाकात हुई। दोनों को छांगुर बाबा ने अंगूठी दी और मन्नत पूरी होने की दुआ कराई। बताते हैं कि जब छांगुर बाबा से दोनों मिले थे तब इनके कोई संतान नहीं थी। 2010 में नीतू ने पुत्री को जन्म दिया। इसके बाद नीतू और नवीन का छांगुर बाबा के प्रति भरोसा और बढ़ गया। छांगुर जब भी मुंबई जाता, नवीन के आवास ब्लू माउंटेन, योगी हिल्स, मुलुंड वेस्ट मुंबई में ही ठहरता और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए ब्रेन वॉश करने लगा। छांगुर बाबा के प्रभाव में आकर नीतू नवीन ने बेटी समाले के साथ 2015 में मतांतरण कर लिया। छांगुर बाबा ने मुंबई में रहते हुए तीनों का दुबई से इस्लाम अपनाने का प्रमाण पत्र भी जारी करवा दिया। नीतू और नवीन का इस्लाम अपनाने का प्रमाण पत्र जारी होने के बाद पता चला कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी जड़ें जमा चुका है। उसका दुबई कनेक्शन सामने आया। यूपी एटीएस को खाड़ी देशों की यात्रा और करोड़ों के ट्रांजैक्शन की जो जानकारी मिली है, उससे पता चलता है कि छांगुर के तार कई देशों से जुड़े हैं और आशंका है कि अवैध धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग भी हो रही है। छांगुर बाबा शुरू से ही बिना कुछ किए अधिक धन कमाने की फितरत में रहता था, इसलिए नग और अंगूठी बेचने के साथ दुआ करने की राह पर चलने लगा। लोगों को शराब छुड़ाने, संतान की मन्नत पूरी करने के साथ हर परेशानी की दवा नग और अंगूठी को बताने लगा। स्वयं को पीर बाबा, सूफी संत हजरत बाबा जलालुद्दीन कहलवाने लगा। मधुपुर में कोठी के बगल स्थित चांद औलिया दरगाह पर सालाना उर्स का आयोजन करता था। यहां बड़ी संख्या में देश और विदेश से लोग पहुंचने लगे थे। जलालुद्दीन ने स्थानीय स्तर पर दबदबा कायम रखने के लिए पंचायत चुनाव में भी दखल दिया। परिवार के लोग 2 बार बारी बारी से ग्राम प्रधान रहे। पहली बार तो जलालुद्दीन की पत्नी प्रधान बनी थी, लेकिन बताया जाता है कि पत्नी का तो सिर्फ नाम था, काम जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ही करता था। साल 2020 में नीतू, नवीन, बेटी समाले के साथ छांगुर बाबा के साथ रहने रेहरा माफी गांव पहुंच गए। रेहरा माफी छांगुर बाबा का मूल गांव है। यहां से अलग मधुपुर गांव में नीतू के नाम करीब 5 बीघा जमीन खरीदी और 12 करोड़ रुपए की लागत से आलीशान कोठी बनवाई। इसी कोठी में छांगुर बाबा अपने परिवार और नीतू, नवीन के साथ रहने लगा। छांगुर बाबा हमेशा नीतू और नवीन के साथ ही कोठी से बाहर निकलता था। बताया जाता है कि छांगुर पान का शौकीन है। जब भी छांगुर पान थूकने के लिए बढ़ता तो नीतू ही पीकदान आगे बढ़ाती थी। यही नहीं, खाना पानी के साथ तेल मालिश भी नीतू ही करती थी। विदेशी नस्ल के घोड़ों को वीआईपी सुविधाओं के साथ रखता था। इसके अलावा उसके पास जर्मन शेफर्ड, ब्लैक डॉग और बुलडॉग जैसी विदेशी नस्ल के कुत्ते और जर्सी गाय भी थी। चर्चा तो यह भी है कि नवीन और नीतू की संपत्ति के जरिए जलालुद्दीन और छांगुर बाबा ने अवैध धर्मांतरण का साम्राज्य खड़ा कर दिया। यूपी एटीएस को पुख्ता सबूत मिले हैं कि छांगुर बाबा को धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग होती थी। उसने धर्मांतरण के लिए जाति आधारित रकम तय की थी। जांच में पाया गया कि छांगुर और उसके अन्य सहयोगियों के 40 से अधिक बैंक खातों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की लेन देन हुई है। उसे खाड़ी देशों से भी फंडिंग होती थी। जलालुद्दीन ने जाति के आधार पर धर्मांतरण का रेट कार्ड तय कर रखा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सरदार लड़कियों के लिए
रुपए 15 से 16 लाख, पिछड़ी जातियों की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए और अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। गिरोह के लोग गरीब और असहाय लोगों की मदद करते थे, फिर धर्म बदलने का दबाव बनाते थे। जलालुद्दीन के नेटवर्क की पहुंच पूरे देश में, इंटरनेशनल कनेक्शन और खाड़ी देशों की यात्रा और फंडिंग की जानकारी मिलने के बाद जांच एजेंसियां छानबीन कर रही हैं। ये कहानियां तो महज वानगी भर हैं। जलालुद्दीन के अवैध धर्मांतरण गैंग की परतें लगातार खुल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और कानपुर में एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लाश बरामद हुई है। लूटपाट के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल अब शुरू कर दी है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र के रामबाग इलाके में बुजुर्ग महिला प्रेमलता की संदिग्ध हालत में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों और पड़ोसियों ने लूटपाट के बाद में हत्या की आशंका जताई। आरोप है कि बुजुर्ग महिला घर में अकेली थी और लुटेरे इसी का फायदा उठाकर पहले घर में घुसे और लॉकर तोड़कर लूटपाट की और हत्या के बाद में फरार हो गए। निकल के गए थे और 2:30-3 बजे लौट के आए तो ये मरी हुई पड़ी थी। घर के लाकर सब टूटे हुए थे अलमारी के। वाइफ की अलमारी थी, वही देखती थी, वही करती थी, उन्हीं को ले जाते थे। उनकी तारीफ हुई, पाव खाती थी, तो उनका जेवर सब था, वो सब चला गया। रुपया नगद था, वो भी चला गया। मृतक महिला के पति के मुताबिक करीब 12:30 बजे वे घर से बाहर गए थे। जब वापस लौटे तो घर में रखी अलमारी का लॉकर टूटा हुआ था। अलमारी में रखा सोने का सामान गायब था और पत्नी की लाश पड़ी थी। दंपति फिलहाल घर में अकेले थे और एक बेटा IIT में कोचिंग पढ़ाता है, जबकि छोटा बेटा ब्रिटेन की कंपनी में इंजीनियर है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जेवर क्या बता रहे हैं, ये तो उतना तो वही गले में वो जंजीर पहने थी 2.5 तोले की, 2 अंगूठी पहने थी, कान के बाला थे, इतना तो ये सब लूट लिया। और उस जहाँ पे उन्होंने निकाला है उसमें 5 जंजीरें रखी थी, करीबन 2-2 तोले की होंगी, लड़कों के लिए और सबके लिए रखे थी, और अंगूठियां थी। कानपुर में हुई घटना में पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसमें महिला की मौत का कारण साफ होगा। फिलहाल पुलिस की टीमें जांच पड़ताल कर रही हैं। ओम बाबू मिश्रा, न्यूज़ 18, कानपुर। और कौशाम्बी में 3 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी और फिर शव को यमुना नदी में फेंक दिया। खुलासा तब हुआ जब मृतका का पति मुंबई से अपने घर वापस लौटा। पत्नी नहीं मिली तो आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी भूप सिंह यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रेमी ने की लिव इन पार्टनर की हत्या। हत्या के बाद नदी में ठिकाने लगाई लाश। आरोपी गिरफ्तार, मर्डर केस का खुलासा। ये तस्वीर फतेहपुर जिले की अनीता देवी की है। अनीता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत भी साधारण तरीके से नहीं हुई, बल्कि उसके लिव इन पार्टनर ने ही हत्या कर दी। घटना मोहब्बतपुर पैसा थाना क्षेत्र के खूजा गांव की है। आरोपी भूप सिंह यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर हत्या के वारदात का खुलासा कर दिया है। 11 दिसंबर 2024 को आरोपी भूप सिंह ने फतेहपुर के खागा क्षेत्र में प्रेमिका अनीता देवी के लिए किराए का कमरा लिया था। अनीता का पति बनकर भूप सिंह वहां आता जाता था। अनीता शादी का दबाव बनाने लगी तो भूप सिंह ने साजिश रची और बियर पिलाने के बाद उसे यमुना नदी में फेंक दिया। हमारा पहले 11 दिसंबर के पहले उसके संबंध थे। उसके बाद हमारा कोई संबंध नहीं है। जो हमारे नसीब में होगा होगा। हमसे कुछ पूछिए, हमारे डिस्टर्ब में हमें कब तक खाने उठे, हमको झमाटा नहीं सकता। जो उसके जेवर लिए थे, उसके जो ट्रैक्टर खरीदे थे, बाइक कैसे सब हमने दे दिया, पहले दे दिया, 4 लोगों के सामने दिया। जमुना में क्यों फेंका? 4 लोग थे।
मेरे गांव के 2 लोग थे, दोनों कौन थे? नाम बताओ। ये थी रोशनलाल की औरत थी, मेरी माँ थी, तीसरा मैं था, एक लोग पूजा गांव की थी। कौन थे? वो भी औरत थी, भंडारी लाल की औरत थी। कई दिन तक अनीता का सुराग नहीं लगा तो महिला के पति ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी भूप सिंह यादव ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन जो कहानी बताई वो हैरान करने वाली निकली। मृतका शादीशुदा थी और उसका पति मुंबई में काम करता था। इसी दौरान वो भूप सिंह के साथ पति पत्नी की तरह रहने लगे, लेकिन जब भूप सिंह की शादी दूसरी जगह तय हुई तो महिला उस पर शादी तोड़ने का दबाव बनाने लगी। गुस्से में हत्या कर उसने शव को यमुना नदी में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और शव की तलाश की जा रही है। कि एक तरह से उसकी पत्नी की तरह वो रहने लगी थी। उसका पति जब मुंबई से आता है तो इस संबंध में एक शिकायत करता है और उस शिकायत पे फिर अभियोग दर्ज करते हुए जब उस महिला की तलाश की जाती है और उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है जिसके साथ ये महिला रह रही है, तो उसने पूरी बात बताया है। उसने उस महिला की हत्या करके उसकी डेड बॉडी को महवा घाट अंतर्गत यमुना नदी में उसी जो पुल है उससे नीचे फेंक दिया था। और जो घटना के पीछे वजह बताता है कि वह उसकी एक तरह से पत्नी की तरह रह रही थी, लेकिन उसकी शादी कहीं और तय हो गई थी। ये वहाँ शादी उसका नहीं करने दे रही थी, लगातार उस पर दबाव बना रही थी कि वो उसको ही अपने साथ रखे। कौशाम्बी में हत्या की वारदात का सनसनीखेज खुलासा होने के बाद पुलिस भी हैरान है। कैसे एक शख्स ने दूसरे की पत्नी को लिव इन पार्टनर बनाया, फिर शादी का दबाव बना तो हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे है और पुलिस महिला की लाश बरामद करने की कोशिश कर रही है। कौशाम्बी से धारा सिंह, न्यूज़ 18। महाराष्ट्र के कराड़ में पहाड़ पर स्टंटबाजी करना एक शख्स को महंगा पड़ गया। दरअसल स्टंटबाजी के दौरान कार 300 फीट गहरी खाई में गिर गई और हादसे की शिकार हो गई। इस हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्टंटबाजी और हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसे स्टंट आप लोगों को करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और अक्सर हमने देखा है किस तरह के स्टंट के साथ बड़े बड़े हादसे होते हैं। ए